Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर करे हैं। पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर भी कवर किया है और अभी अभी हमने मोशन इन प्लेन चैप्टर भी कवर किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसको देखने के बाद आपकी बहुत सारी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थी, मतलब मोमेंटम हो गया, फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई कॉन्सेप्ट थी। जिन बच्चों की वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, आज के इस इंट्रोडक्शन से आपकी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और आज का लेक्चर आपके पूरे चैप्टर का बेसिक होने वाला है। जो बच्चे इस लेक्चर को कवर करेंगे उसके बाद उन्हें आगे जाके किसी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके सारे बेसिक कंसेप्ट जो है आज पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी हर एक बेसिक कंसेप्ट को फील करा के उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि आपके दिमाग में अगर कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो सभी थॉट्स को अभी थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दीजिए। डिप्रेशन आपके लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, हर जगह डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को लेके पढ़ो मत, और पढ़ाई का कभी भी डिप्रेशन मत करो। ठीक है, तो विदाउट डिप्रेशन स्टडी करो, हैप्पीली स्टडी करो, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब जो होगा बहुत अच्छा होगा। सिर्फ लास्ट तक बने रहो और वीडियो को लास्ट तक देखना, और हर एक कंसेप्ट को मैं तुम्हें क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात हमें देखना है कि इस चैप्टर में पहले हमें देखना है इनर्शिया क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? तो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट to the change in state of rest or the change in state of motion। change in state of motion। ठीक है, what do you mean by inertia? तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया is the resistance offered by an object to the change in state of rest or the change in state of motion। सर आपने क्या लिख दिया और कुछ भी बोल रहे हो सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, आराम से समझ में आएगा। अभी देखो मेरे हाथ में ये पेन है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं इस पेन को नहीं उठाऊंगा तो ये पेन अपने आप यहां से उठ जाएगा क्या? मान लीजिए या मेरे हाथ में पेन, तो अगर मैंने इस पेन को ऐसे उठाने की कोशिश की तो मेरे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये फोर्स मेरे हाथ से दूसरे हाथ में आ गया। बट अगर मैंने ये पेन ऐसे ही रख दिया तो ये पेन अपने आप से मेरे हाथ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल से तुमको सब समझ में आएगा। डोंट वरी, ये सिर्फ शुरुआत है, फ्रस्ट्रेशन में मत जाओ, आराम से समझो। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एक टेबल है इस तरह से, उस टेबल पर एक बुक है, ये अपनी फिजिक्स की बुक है, एनसीईआरटी की 11 की। ठीक है, तो मान लीजिए ये बुक ऐसी पड़ी है टेबल पर, तो जब तक कोई इस बुक को उठाएगा नहीं, ये बुक अपने आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में, सॉरी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन में, तो इनर्शिया क्या कहता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हो या फिर उसकी स्टेट चेंज करने को ट्राई करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपको अपोज करती है। यार सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर से समझाओ। डोंट वरी, अभी समझ में आएगा। डोंट वरी, मैं हूं, डोंट वरी। देखो ये पेन है, मैंने मान लीजिए पेन फेंक दिया, ठीक है,
ये पेन है, मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो जब ये पेन थोड़ी दूर पे जाएगा और गिरेगा। अब ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, सिंपल था, मेरे हाथ में पेन है, मैंने क्या किया, पेन को पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। तो जब मैं इस पेन को फेंकूंगा तो पेन थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर जाके नीचे गिरेगा। तो पेन नीचे क्यों गिर रहा है? पहली बात तो पेन जैसे मेरे हाथ से छूटेगा और जैसे मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके पेन यहां से वहां पे जाएगा, तो उसको मेरे हाथ से छूटने के तुरंत कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे अपनी तरफ ग्रेविटी खींच रही है। उसके बाद ये एयर एक मीडियम है, तो ये एयर भी उस पेन को अपोज करेगी। उसके बाद अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको अपोज कर रहा है। तो जब एक पेन को हम फेंकते हैं तो उस पेन को तीन फोर्सेस या फिर तीन एक्सटर्नल क्वांटिटी जो है वो अपोज कर रही है, वो उसे नीचे लाने की ट्राई कर रही है। मतलब एक पेन को नीचे गिराने के लिए तीन तीन चीजें अप्लाई हो रही है। पहला ग्रेविटी, उसके बाद एयर का रेजिस्टेंस और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए अगर ये तीन चीज होती ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होता, एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं होता और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होता, अगर ये तीन चीजें नहीं होती तो अपना पेन गिरता क्या? अपना पेन कभी भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि पेन को अपोज करने के लिए कोई भी नहीं है, तो पेन बढ़ता ही जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक उसे कोई अपोज नहीं करेगा तब तक। तो इनर्शिया क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बेटा और तुम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट उस वक्त तुम्हें जो रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, मतलब वो खुद से तुम्हें मोशन में लाने की जरूरत, मोशन में नहीं लाएगी। मतलब जब तुम जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और तुम उसे मोशन में लाने की ट्राई कर रहे हो, तब वो ऑब्जेक्ट तुम्हें रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तब भी वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगी। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट ने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया हुआ, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। मान लीजिए अपने पास एक ट्रक खड़ा है और तुम अकेले उस ट्रक को आगे पुल कर रहे हो, तुमसे ट्रक हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि उस ट्रक का मास बहुत बड़ा है, उसका वेग बहुत बड़ा है, ठीक है। तो तुम उसे नहीं हिला सकते। क्यों नहीं? तुम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि उसका जो मास है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या? उसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा है, क्योंकि तुम उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को उसने रेजिस्टेंस अप्लाई किया। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। आई होप तुम्हें इनर्शिया भी समझ में आ चुका हो। तो अपने डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? अपनी डेफिनेशन कहती है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन को तुम चेंज करना चाहते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को तुम चेंज करना चाहते हो, तब जो ऑब्जेक्ट तुम्हें रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं बच्चा इनर्शिया। तो आई होप अभी तुम्हें इनर्शिया समझ में आ चुका होगा। अभी तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर है, 101% तुम्हें इनर्शिया समझ में आ चुका होगा। मान लीजिए अपने पास एक बस है, सॉरी अपने पास एक ट्रक है और अपने पास एक साइकिल है। तुम किसे इजीली पुश कर सकते हो या फिर पुल कर सकते हो? ट्रक को या साइकिल को? ऑब्वियसली साइकिल को। क्यों? क्योंकि साइकिल तो सर लाइट होती है, इसका मास ट्रक के मास से कम होता है। तो ट्रक का मास तो ज्यादा होता है, अपने साइकिल का मास कम होता है। तो तुम साइकिल को इजीली पुश कर सकते हो, तुम ट्रक को इजीली पुश नहीं कर सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि साइकिल का जो वेट है वो ट्रक के वेट से बहुत कम है। इसका मतलब क्या? साइकिल जो तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को इनर्शिया अप्लाई करेगी विद कंपेयर टू ट्रक, वो कम रहेगा। इसका मतलब क्या? इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। तो ये जो मास है, ये मास ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को मेजर करता है। तो देयरफॉर हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा रहेगा। मोर इज द मास
more is the inertia. And less is the mass, less is the inertia. ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया आपका तुम्हारा सेकंड पॉइंट। आई होप तुम्हें अभी इनर्शिया समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसे पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है इसे नोट करने की, बट चाहो तो नोट कर सकते हो। चलो अभी हमें देखना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे बच्चों को ये लॉ आता है, बहुत सारे बच्चों को लॉ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम फिर से देखेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force act on it। सिंपल सा लॉ है अपना, बहुत सिंपल लॉ है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर तुम्हें इनर्शिया समझ में आ चुका है तो तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आ चुका है, डोंट वरी। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या कहता है हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ? मान लो ये पेन है, ठीक है, तो ये अपनी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जब तक मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग या फिर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। सिंपल सा लॉ है। ये पेन है, अपने आप से इस जगह से उस जगह पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, तो मैंने जैसे तुम्हें कहा कि अगर पेन है अपना, मैंने इसको फेंक दिया तो ये नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि इसे नीचे गिराने के लिए 3 एक्सटर्नल फोर्स लग गए। अगर वो नहीं होते तो ये पेन कभी भी नहीं गिरता। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। पर कब तक? जब तक उस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force act on it। अभी इसका तुम्हें मीनिंग समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हें इनर्शिया बड़े आराम से सिखाया है, और अभी तुम्हें इनर्शिया पर से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इजीली आता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। एंड दिस इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी देखो, मान लो न्यूटन्स ने हमें दूसरा भी पॉइंट इसी में समझाया है। न्यूटन्स हमें दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो जो नेट फोर्स रहेगा वो उन सब फोर्सेस की वेक्टर सम रहेगी। मतलब ये फॉर एग्जांपल अपनी ये ऑब्जेक्ट है, इस पर से इस ऑब्जेक्ट पर हर एक साइड से फॉर एग्जांपल डिफरेंट फोर्सेस रहेंगे, F1, F2, F3, ये रहा अपना F4, ये रहा अपना F5। तो इस ऑब्जेक्ट पर ये जो डिफरेंट फोर्सेस है जो एक्ट हो रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट होते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो इन सब फोर्सेस की वेक्टर सम रहेगा। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, तो आपके दोस्त को या फिर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन है, आपका कोई दुश्मन है या फिर मेरा कोई दुश्मन है या फिर कोई भी XYZ पर्सन है, उसको बहुत सारे लोगों ने मारा। एक ने उसको यहाँ पे घुसा मारा, एक ने पेट में घुसा मारा, एक ने पीठ में घुसा मारा, एक ने किसी ने उसको थप्पड़ मारी। मतलब क्या, उस आदमी को बहुत सारे लोगों ने पीटा। तो उसको बहुत सारे लोगों ने पीटा तो उसकी बॉडी पर जो अफेक्ट रहेगा वो सिर्फ सिंगल पर्सन का रहेगा क्या? नहीं, जितने पर्सन ने उसको कूटा है उन सब पर्सन का अफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। मतलब क्या, उसकी बॉडी पर सभी फोर्सेस का इफेक्ट दिख रहा है।
मतलब क्या, जितना उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है उन सबके फोर्स की वेक्टर सम उसके बॉडी पर लगी है और उसके बॉडी को डैमेज आ चुका है। तो इसी इसी के बेस पर न्यूटन हमें क्या कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन से लग रहे हैं तो ये जो टोटल फोर्स है या फिर जो नेट फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट का वो जो नेट फोर्स है वो सारे फोर्स का वेक्टर सम होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखेंगे द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज the resultant of is the vector sum of all the forces acting on the body, that is vector F is equal to vector F1 यहाँ पे is equal to vector F1 plus vector F2 plus vector F3 plus vector and so on vector F, that is vector F is equal to summation of vector F। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन द केस ऑफ फोर्स हमें क्या कहता है ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान में रखना, जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है या फिर नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है तो वो रिजल्टेंट फोर्स जो जितने फोर्स उसके ऊपर एक्ट हुए हैं उनकी सारी डायरेक्शन मिला के उसकी नेट डायरेक्शन होती है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसे पॉज करके इसे भी नोट करो और इसे भी नोट करो। इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स क्या है। हो गया। तो अपना अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमने निपटा लिया। अभी हमें क्या करना है बेटा, अभी हमें फोर्स देखना है। फोर्स, व्हाट इज मीन बाय फोर्स। उसके बाद हम फंडामेंटल फोर्स देखेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स के जो स्टैंडर्ड फोर्स है वो भी देखेंगे। बट आज का इंट्रोडक्शन है तो आराम से देखना है हमें, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी हमें क्या देखना है, फोर्स। तो फोर्स क्या है, तो पहले मैं डेफिनेशन दूंगा उसके बाद समझाऊंगा। फोर्स इज अ पुश और पुल। सर हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा निकालो सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी बेटा। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज the state of rest or state of motion। आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो, डोंट वरी। क्या कहता है फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा बेटा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो फोर्स क्या है? तो फोर्स बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपका बेस कंप्लीट हो जाए। तो देखो फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो ऐसा पुश और पुल जो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फोर्स। मतलब जब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं तो उस पुश की वजह से या फिर उस पुल की वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट बदल गई या फिर ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन बदल गई, तो उस फोर्स को हम कहते हैं तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फोर्स। मान लीजिए एक गाड़ी है, कार खड़ी हुई है, दो लोगों ने उसको धक्का दिया, मतलब क्या, पुल किया, वो भागने लगी। ठीक है। मान लीजिए एक कार दौड़ रही है, दो लोगों ने उसको पकड़ के रखा है, मतलब क्या, उन्होंने उसको पुश करके रखा है, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन था वो रुक गया है। इसका मतलब क्या, वो क्या है, अपना फोर्स है। तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है या फिर बेसिक कंसेप्ट क्या है? इट इज अ पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं फोर्स। तो आप जैसा कि जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी having magnitude and direction as well. It is a vector quantity
which obeys the laws of कौन सी लॉज थे अपने, वेक्टर ट्रायंगल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन and parallelogram law of vector and also multiplication of vector, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है, और ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इसे भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, सबको मालूम है क्या होता है बेटा, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, इसके डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया अपनी फोर्स की कंसेप्ट। ये क्या है, ये पुश और पुल है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को बदलता है। ये कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है बेटा m1 l1 t-2, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी जो इफेक्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई होता है तो एक तो पहली बात उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, उसके बाद उसकी साइज एंड शेप भी चेंज होगी। तो इसके मेनली दो इफेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है बच्चा, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स पड़ता है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फोर्स पड़ता है तब उसकी साइज एंड शेप भी चेंज होगी। मान लीजिए पेन है, इसको मैंने फोर्स अप्लाई करके तोड़ दिया, मतलब क्या, इसकी साइज और शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। मान लीजिए आपका दोस्त है, आपने आपको दोस्त को कूट दिया, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी साइज और शेप क्या होती है, चेंज होती है। तो फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट मतलब क्या, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, चेंज होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप भी क्या होती है, चेंज होती है। ये आई होप आपको अभी फोर्स की कंसेप्ट थोड़ी बहुत तो क्लियर हो चुकी होगी। इसे चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हमें देखना है फंडामेंटल्स ऑफ फोर्स। चलो हो गया, अभी पॉज करके नोट करना बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं। थ्योरी पढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा आता है, प्रॉब्लम्स में आता है वैसा नहीं, बट थ्योरी में कैसा होता है, फील जो थ्योरी में फील है वो प्रॉब्लम्स में नहीं है यार। थ्योरी में कैसा, यहाँ के उधर के एग्जांपल्स लेके तुमको समझा सकते हैं। प्रॉब्लम्स में क्या है, वही यस इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, यस की वैल्यू पुट करो, यू की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। कुछ ज्यादा मजा नहीं आता, बट थ्योरी में मजा आता है। मतलब हम एग्जाम्पल यहाँ के वहां के एग्जाम्पल कंसिडर करके आपको बता सकते हैं, वही तो मजा है यार, पढ़ने का मजा लो, ठीक है। इसके बाद हमें अभी क्या देखना है बेटा, फंडामेंटल ऑफ फोर्स। तो फंडामेंटल ऑफ फोर्स में हम पहला फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है m1, बॉल है m1, दूसरा बॉल है जिसका मास है m2, तो इसे भी मास है और इसे भी मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है मालूम है क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई मास होता है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास होता है, मतलब अपना ये बॉल है, इसमें मास है m1, अपना ये दूसरा बॉल है, इसमें मास है इसमें मास है m2, तो इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। तो मास की वजह से क्या होता है बच्चा, मास की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मतलब क्या, ये जो अपनी m1 है ये m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, और ये जो m2 है वो m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो m1 m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और m2 जो है वो m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसे अपनी तरफ अप्लाई कर रही है। इसका मतलब क्या, जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें कोई ना कोई मास होता है, तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है और उस ऑब्जेक्ट को उस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वैसे फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the objects due to their mass is called gravitational force of attraction, is called gravitational फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मास है, तो वो क्या करेगी? दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, वो अपना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसके ऊपर हम सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, दिस फोर्स is directly proportional, ठीक है, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसे भी एक बार समझ लो। मान लीजिए अपने पास ये दो ऑब्जेक्ट थी, ये थी m1, ये थी अपनी m2। इनके बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r है। तो m1 और m2 में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैं इसके आगे g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर नहीं लिखूंगा, तो इसका रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया अपना फंडामेंटल फोर्स का पहला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसे अभी पॉज करके नोट करो। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी इसे पॉज करके नोट करो। चलो हो गया बेटा। नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स, टेंशन, जो फ्रिक्शन है, उसके पहले मैं तुम्हें कुछ और फोर्स भी है अपने फंडामेंटल फोर्स में, उन्हें पढ़ाऊंगा। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये अपने स्टैंडर्ड फोर्स में आते हैं। तो देखो उसके बाद था अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स बिटवीन protons and neutrons inside the nucleus of an atom। देखो आराम से देखो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप्स के, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पहली बात समझ लो, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो यहां पे मैं पहले आपको दूसरा पॉइंट लिख के देता हूं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। डेफिनेशन पर से आपको आइडिया आ चुका होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द फंडामेंटल फोर्स। देखो बेटा, तो अपना जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है? पहली बात तो जैसा कि तुम जानते हो अपने एटम्स में न्यूक्लियर होता है,
एटम्स के साइड में ऑर्बिट्स होती है, और एटम्स के जो सेंटर में क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और उन दोनों के बीच में एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस फोर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इसे सेपरेट करने की ट्राई करेंगे तब हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो वो अगली नेक्स्ट कंसेप्ट है, मतलब वो दूसरी कंसेप्ट है जो हमें 12th में पढ़नी है। ठीक है, अभी ये समझो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑल फोर्स में, फंडामेंटल फोर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद देखो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का मैं आप यही पे तीसरा पॉइंट लिखता हूं, इन न्यूक्लियस of an atom, the force generate or required, the force required or generate by neutron to convert in the proton is called वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जो अपना फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो दो टाइप्स का होता है। तो पहली टाइप क्या है अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। दूसरी है अपनी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो कोई एटम स्टेबल होते हैं और कोई एटम स्टेबल नहीं होते, मतलब किसी एटम्स में प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर अनस्टेबल होता है। तो किसी एटम्स में जो है वो न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा होता है। तो ऐसे एटम्स में क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन से अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं। आराम से देखो बेटा, केमिस्ट्री का पार्ट है थोड़ा बहुत। जब आप 12th में जाओगे तब आपको समझ में आ चुका, जब आप एटम्स मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। तो देखो, जब कोई दो एटम्स होते हैं तो उन दो एटम्स में, या फिर कोई एटम होता है तो उस एटम में जो है प्रोटॉन का नंबर या फिर न्यूट्रॉन का नंबर वो अनस्टेबल होता है। मतलब किसी एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन उस एटम को स्टेबल करने के लिए खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। तो जब न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है तब जो फोर्स बनता है उस फोर्स को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ में अभी आ चुकी होगी, ये भी आपको समझ में आ चुका है बच्चा, और ये भी तुम्हें समझ में आ चुका है। तो इसे तुम पॉज करके नोट कर लो, और तुम्हें मैं 101% ये गारंटी के साथ कहता हूँ, जब जो बात तुम्हें मैंने अब तक समझाई है वो 101% तुम्हारे समझ में आ चुकी है। अभी थोड़ी देर के लिए अभी हमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, ऐसे ही देखेंगे हम आराम से देखेंगे जैसे कि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, डोंट वरी, इसे पॉज करके नोट करो। और हम अभी देखेंगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट फोर्स की जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसका भी कंसेप्ट देखेंगे, और उसके बाद मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, इसे पॉज करके नोट करो। चलो, हो गया। अभी देखना है हमें नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सिंपल सा फोर्स है बेटा, सिंपल सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। शॉर्ट ट्रिक में लिखूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा पूरा, डोंट वरी। नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल फोर्स को ऐसे लिखते हैं हम, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विच यूज टू बैलेंस mg, टू बैलेंस mg। आराम से देखो, मान लो अपने पास ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर फिजिक्स का अपना बुक है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का 11 का बुक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें तुम्हारा जो फ्रेंड का या फिर किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, तुम वो कॉल उठाने के लिए चले गए। तो ये बुक है अपना,
फिजिक्स का बुक है, टेबल वैसे ही रखा है तुमने। तो ये जो बुक है, इस बुक पर पहली बात कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस बुक को तो वेट है, तो इस बुक पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, mg, ड्यू टू इट्स वेट। तो mg कैसा रहता है बेटा, हमेशा डाउनवर्ड। तो mg क्या करेगा, इस बुक को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, डोंट वरी। तो ये जो बुक है, इस बुक का कुछ ना कुछ मास है और इस पे कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से इसका जो वेट है mg वो कैसा है बच्चा, डाउनवर्ड। तो ये जो mg है, इस बुक को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। बट ये जो नॉर्मल फोर्स होता है या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो क्या करता है, अगर mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट होके अपने बुक को स्टेबल करता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं स्टेबल हूं, इसका मतलब क्या, मेरा जो mg है, मेरा जो वेट है, ग्रेविटी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, बट मैं ग्रेविटी की तरफ नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर जो फोर्स है, मेरे सर के ऊपर कौन सा फोर्स लगा है, मेरे सर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा है, जिसने मेरे mg को बैलेंस किया है। तो सीधी कंसेप्ट है और सिंपल कंसेप्ट है, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के mg को बैलेंस करता है या फिर ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी यूज किया जाता है बच्चा, उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स। तो आई होप तुम्हें नॉर्मल फोर्स भी अभी समझ में आ चुका होगा। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर नॉर्मल फोर्स तैयार कैसे होता है, कहाँ से होता है, हम इसे ये कैसे बैलेंस करता है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप थोड़ी और डीप इसमें जाओगे तब आपको चीजें जो है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन तैयार कैसे होता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता कैसे है, नॉर्मल रिएक्शन का यूज क्या होता है, क्या हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ही बैलेंस करता है, दूसरा कोई बैलेंस नहीं करता। ये जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं, सब डाउट्स ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अभी चीजों को सिर्फ आराम से पढ़ो। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के mg को बैलेंस करता है, दैट्स ऑल। The force which balance, it is the force which used to balance mg is called normal। इसके बाद हमें देखना है फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी हमने जो है नॉर्मल फोर्स, स्टैंडर्ड फोर्स में आता है, जो फंडामेंटल फोर्स है उसमें क्या आता है बच्चा अपना, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, बट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो अपना चार्जेस होते हैं, चार्जेस के अंदर जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, बट तो उसको आपको आराम से समझना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो उतना सही तरीके से नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसको रहने दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड फोर्स का फर्स्ट फोर्स है अपना नॉर्मल फोर्स। उसके बाद देखना है बच्चा आपने फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या है बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊंगा, डोंट वरी। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, मान लीजिए अपने पास ए ऑब्जेक्ट है, दूसरी ऑब्जेक्ट है अपने पास बी। तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन ने डी ऑब्जेक्ट रख दी। मान लीजिए ये अपनी ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी बी ऑब्जेक्ट है। तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने बी ऑब्जेक्ट रख दी। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है और ये जो बी ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई। तो पेन तो मेरे हाथ में अभी स्टेबल है, इसका मतलब क्या, पेन और हाथ के बीच में कांटेक्ट है। तो अगर तुम इसे जूम करोगे तो पेन की जो मॉलिक्यूल्स है और ये जो अपने हाथ के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो चुके हैं। तो इनके इंटरैक्शन की वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस हो चुका है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं फ्रिक्शन। Friction, it is the interaction between the molecules of the different surfaces which are in the contact with each other is called friction। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आप जमीन पे खड़े हो, आपके पैर जमीन से लगे हुए हैं, आपके पैर सरफेस पर है। इसका मतलब क्या, आपके जो पैर है जमीन के या फिर अपनी जो अर्थ है उसके सरफेस के कांटेक्ट में। तो आपके पैर के जो मॉलिक्यूल्स है और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में एक इंटरैक्शन हुआ। उस इंटरैक्शन की वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं बच्चा फ्रिक्शन फोर्स। आपके मान लो एक अपने घर में फर्शी होती है, आप क्या कहते हो, टाइल्स कहते हैं, टाइल्स होती है। अगर हमने उसके ऊपर वॉशिंग पाउडर का पानी अगर फेंक दिया तो आप उसमें चल नहीं सकते। क्यों,
क्योंकि उस केस में आपके पैर में और जो सरफेस में उसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन क्या है? जो आपके पैर का उस सरफेस के साथ जो इंटरएक्शन हो रहा था वो अभी कम हो चुका है। तो फ्रिक्शन इज द इंटरएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेस विच आर इन द कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो आई होप अभी आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन और फ्रिक्शन का जो फील है वो अभी आ चुका होगा। फ्रिक्शन क्या है? इट इज द इंटरएक्शन ऑफ or it is the force of attraction. It is the force of attraction between two surfaces which are in the contact with each other. Due to the interaction of their molecules। ठीक है, अभी देखो फ्रिक्शन फोर्स में समझ में आ चुका होगा। ये क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है between two surfaces which are in the contact with each other due to the interaction of their molecules। तो अभी तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स भी समझ में आ चुका है और अभी तुम्हें बच्चा देखो नॉर्मल फोर्स भी समझ में आ चुका है। ठीक है, अभी उसके बाद हमें देखना है टेंशन। तो टेंशन क्या है? देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग देखना है। यही भी आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग भी लिख के देता हूं। ठीक है, टेंशन क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। तुम क्या करते हो? टेंशन लेते हो। टेंशन कभी लेते नहीं है, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, इतना घबराओ मत। फ्यूचर की बहुत चिंता है, जानता हूं मैं, तुम्हें भी है मुझे भी है, बट टेंशन मत लो, फ्यूचर तुम्हारा भी ब्राइट है बेटा, मेरा भी ब्राइट है, सबका ब्राइट है, डोंट वरी। देखो चिंता करने से कुछ हल नहीं होता। ठीक है, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तभी हल निकलता है। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर मेहनत करोगे 101% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी यहाँ पे फोकस करो। क्या कहता है क्वेश्चन हमें, सॉरी क्या कहता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले मैं आपको समझा दूंगा। मान लीजिए अपने पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसे कोई बंदा खींच रहा है अपनी तरफ, इस तरह से बंदा क्या है, ठीक है, इसे कोई पर्सन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है यार, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, क्या करूं। ठीक है, अपने पास ये बंदा है, ये बंदा इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये बंदा इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब कोई पर्सन या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रिंग को खींचता है तो स्ट्रिंग क्या करती है? उस फोर्स को अपोज करती है। मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और उसे कोई मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को अपोज करेगी, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो ये जो टेंशन है, टेंशन क्या है? जब किसी स्ट्रिंग को या फिर किसी स्प्रिंग को, स्प्रिंग में मतलब स्प्रिंग फोर्स होता है, बट अगर किसी स्प्रिंग को कोई पर्सन या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेच करता है तो स्ट्रेच करने पर वो स्ट्रिंग उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है, पहली बात। ठीक है, तो उस अपोज करने की वजह से उसमें एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है बेटा? टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है? व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, यहां पे लिखता हूं stretched due to the external force, external बहुत सारे बच्चे कहते सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, external force, then the resistance induced in the string is called tension, I hope में यहां तक दिख रहा होगा। ये एक बार मैं चेक करता हूं, ठीक है, दिख रहा है, इट्स कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन क्या है? जब कोई स्ट्रिंग को तुम खींचते हो वो स्ट्रिंग तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है और उसी ऑपोजिशन की वजह से उसमें एक स्ट्रेचेबल फोर्स तैयार होता है और उस स्ट्रेच फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। एक बात ध्यान में रखना कि जो टेंशन है वो हमेशा स्ट्रिंग के दूर होता है
अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग होता है, मतलब अगर ये स्ट्रिंग है और तुमने उसको खींचा तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की तरफ नहीं रहता, ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग रहता है। ये बातें अपने ध्यान में रख लो, इसे पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो। नॉर्मल फोर्स भी क्लियर अपना भी क्लियर हो चुका है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स भी क्लियर हो चुका है और टेंशन भी क्लियर हो चुका है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ जो एफबीडी होती है, मतलब फोर फ्री बॉडी डायग्राम जो होती है उसका थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, उसके बाद में मोमेंटम समझाने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे इसके यहाँ पे भी लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो पॉज करके। ठीक हो गया। रब न करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे। हाँ चलो, क्या देखना है अभी हमें? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं देख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ तुम्हें, बस उसका थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी थोड़ी सी झलक देखो। ठीक है, देखो क्या है। पहली बात, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपना कांटेक्ट फोर्स है, जैसा कि तुम जानते हो। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो बेटा वो अपना कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स है। तो मान लीजिए मैं आपको बुक का एग्जांपल देता हूँ, ये अपना बुक है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम किस में आती है? जो जहां पर कांटेक्ट फोर्स तैयार होता है वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम आती है। तो देखो, मान लो अपने पास ये बुक है। ठीक है, तो ये बुक पे जो है, पहली बात, इस बुक में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इस बुक को स्टेबल, तो ये बुक तुम्हें स्टेबल दिख रहा है। तो इसमें जो फोर्सेस है, इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं। तो पहला होता है इसका mg जो हमेशा डाउनवर्ड होता है, और मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि इस mg को एक फोर्स बैलेंस करता है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो बुक है वो इस टेबल के कांटेक्ट में है। तो इस टेबल के कांटेक्ट में होने की वजह से इस बुक में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की या फिर इसके सरफेस के इंटरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स तैयार हुआ है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है। मतलब अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो पहला होता है अपना mg, उसके बाद होता है नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा होता है अपना फ्रिक्शन फोर्स विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको डायग्राम में क्या क्या कितने फोर्स लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं ये आपको बताना पड़ता है। मान लीजिए अपने पास ये इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ये अपना एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसी गिर रही है। ठीक है, इसका नेट फोर्स नीचे है, बट ये ऑब्जेक्ट जो है इसका वेट mg डाउनवर्ड रहेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगा, बट इसका जो फ्रिक्शन है इस केस में, इसका फ्रिक्शन अभी नीचे नहीं है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है एक्सटर्नल फोर्स को। मैंने जब कहा था कि आप ट्रक को पुश कर रहे हो तो वहां पर ट्रक के टायर जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ट्रक के टायर में और सरफेस के कांटेक्ट में भी क्या हुआ है बेटा? उसमें फ्रिक्शन फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है? मतलब अभी फ्रिक्शन देखना है, बहुत बड़ी चीज है वो, बहुत बढ़िया चीज है पढ़ाने में, तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। बट अभी सिंपल सी कंसेप्ट है कि वो क्या करता है, अगर कुछ फ्रिक्शन को आप, मतलब अगर आप फ्रिक्शन के कोई वर्क कर रहे हो तो वो वर्क हमेशा फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है। तो अपनी जो ऑब्जेक्ट वो नीचे गिर रही है, बट फ्रिक्शन उसे नीचे गिरने नहीं देता, क्योंकि इसके सरफेस में और इसके सरफेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो टूट रहा है, तो वो टूटने नहीं देगा। मतलब क्या? ये फ्रिक्शन जो फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर मैं इसे एफ नेट कह दूं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? अपना एफ आर हो जाएगा, वो डाउनवर्ड, वो बैकवर्ड लगेगा, क्योंकि ये अपना एफ नेट फॉरवर्ड जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड जा रहा है। तो इस तरह से तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है। इस चैप्टर में हमें सीखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं।